हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धातु कर्मिकी में अपचायक के चयन के लिए प्रयुक्त ऊष्मागतिकीय सिद्धांत क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान दें, जो हमारे पास में गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, ये यहाँ पर हम डेल्टा जी से इसे दर्शाते हैं, जो कि होती है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। दूसरा हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं, अपचायक अपचायक के चयन का जो सिद्धांत है, इसे हम दूसरा समझ सकते हैं यहाँ पर एलिंगम आरेख से। एलिंगम आरेख द्वारा, जो कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और तापमान के बीच में होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा और तापमान के बीच में होता है। तापमान, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात करते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर चयन करती है। तो हमें पता है कि किसी भी अभिक्रिया में जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में जब अभिक्रिया में जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त होती है या संभाव्य होती है। स्वतः स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त तथा संभाव्य होती है, होती है। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से समझे, तो किसी अभिक्रिया के लिए ऐसे अपचायक का चयन करना चाहिए जिसमें जो परिस्थिति हमें दी गई है उसके अंतर्गत कुल अभिक्रिया स्वतः हो रही हो। यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए ऐसे अपचायक का, ऐसे अपचायक का चयन करना चाहिए। अपचायक का चयन करना चाहिए जिससे, जिससे दी गई परिस्थिति, दी गई परिस्थिति के अंतर्गत, हमें जो परिस्थिति दी गई है उसके अंतर्गत जो अभिक्रिया है, कुल अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त हो, कुल अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त हो, स्वतः स्फूर्त हो, अर्थात अर्थात डेल्टा जी में कमी आए, कमी आए, यानी डेल्टा जी नेगेटिव हो, डेल्टा जी नेगेटिव हो। और ऐसा तभी हो सकता है, और ऐसा तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस का मान ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर अगला हमने यहाँ पर यहाँ पर पहले तो हमने समझ लिया कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी, जो डेल्टा जी होगा, वो किस प्रकार से यहाँ पर निर्धारक होगा अपचायक के लिए। अब दूसरा यहाँ पर हम समझे एलिंगम आरेख को। एलिंगम आरेख, जो कि डेल्टा जी और डेल्टा जी और तापमान, तापमान के मध्य होता है।
डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। तो देखिए जो एलिंगम आरेख है उसे हम बनाकर पहले समझे, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास में इस प्रकार से एलिंगम आरेख होगा, जिसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें ब्लैक लाइन जो हमने बनाई है, ये बनाई है हमने एल्यूमिनियम के लिए। यहाँ पर जब एल्यूमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से की जाएगी, देखिए इसे इस प्रकार से लिखें, जो एल्यूमिनियम होगा हम यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, तो 4/3 एल्यूमिनियम एल प्लस O2 से यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 2/3 Al2O3। और जो यहाँ पर हरी लाइन है, इसके लिए इसे हम प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर 2Mg प्लस O2 से 2MgO के लिए। यहाँ पर हमने हरी लाइन को प्रदर्शित किया है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये जो लाइन है एक दूसरे को जहां पर क्रॉस कर रही है, इस तापमान को यदि देखें तो ये तापमान लगभग होता है 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लगभग होगा 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बच्चों इस एलिंगम आरेख से यदि हम अपचायक को समझे, तो देखिए 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले जो मैग्नीशियम होगा वो एल्यूमिनियम का अपचयन कर देगा। 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले जो मैग्नीशियम है ये एल्यूमिनियम का अपचयन करेगा। इसे हम कैसे कह सकते हैं, जो यहाँ पर ऊपरी रेखा होती है, ऊपरी रेखा ऊपरी रेखा के ऑक्साइड का अपचयन, ऑक्साइड का अपचयन अपचयन नीचे की रेखा द्वारा, नीचे की रेखा द्वारा रेखा द्वारा किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो बच्चों 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले यदि देखें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैग्नीशियम की लाइन है, मैग्नीशियम की लाइन नीचे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लाइन से। तो जो मैग्नीशियम है ये ऊपरी लाइन पर उपस्थित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अपचयन कर देगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले मैग्नीशियम अच्छा अपचायक होगा, मैग्नीशियम अच्छा अपचायक, अच्छा अपचायक होगा। वहीं पे देखिए जब 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से के बाद बात करें, तो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद देखिए एल्यूमिनियम, यहाँ पर मैग्नीशियम वाली लाइन ऊपर चली गई और जो एल्यूमिनियम वाली लाइन है वो नीचे आ गई। तो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अब एल्यूमिनियम अच्छा अपचायक हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। तो एल्यूमिनियम अच्छा अपचायक होगा, अपचायक होगा। वहीं पे देखिए जो हमने एक और लाइन बनाई है, ये हमने बनाई है कार्बन के लिए। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन होगी ये प्रदर्शित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए प्रदर्शित की है हमने। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा इसे हम लिखे 2CO प्लस O2, जिससे हमें प्राप्त होगा 2CO2 2CO2। दूसरी जो लाइन हमने बनाई है वो बनाई है कार्बन के लिए। तो यहाँ पर ये होगा 2C प्लस O2 यानी 2 कार्बन प्लस O2 से हमें प्राप्त होगा 2CO। यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा 2CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बच्चों ये लाइन देखिए जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये तापमान होता है 710 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान यहाँ पर होगा 710 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता ही है। तो अब 710 डिग्री सेंटीग्रेड से बच्चों पहले देखें यदि हम, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन नीचे, 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी लाइन है नीचे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लाइन नीचे होगी वो ऊपर वाली का अपचयन कर देगी। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले अब कौन अच्छा अपचायक हुआ, लाइन किसकी नीचे, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक, अच्छा अपचायक होगा। वहीं पे देखिए यदि हम बात करें 710 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, तो 710 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद किसकी लाइन नीचे आ गई, कार्बन की लाइन नीचे आ गई। तो 710 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद कार्बन अच्छा
अपचायक होगा, अपचायक होगा। अब देखिए, ये यहाँ पर हमने अपचायक के जो चयन है उसको एलिंगम आरेख से भी समझ लिया। दूसरा हमने गिब्ज मुक्त ऊर्जा से भी इसको यहाँ पर समझ लिया। इसका जो सिद्धांत है ये इस प्रकार से होता है। ये पूरा सिद्धांत हमने यहाँ पर लिखा है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।